स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड टर्बो चार्जर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जितना भी आइस इंजन है यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है, ये सब में इफिशिएंसी बहुत लो था। यानी कि कितना किलोवाट है आपके फ्यूल में, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, एलएनजी हो, एथेनॉल हो, जो भी हो, उससे कितना यूजफुल वर्क निकलता है, यानी कि शाफ्ट में कितना पावर जाता है, वो बहुत कम होता है। और यहाँ पे समझिए कि मतलब ये सब पावर बहुत जगह से निकल रहा है। जैसे कि आपका पूरा इंजन ब्लॉक हीट हो रहा है, वो भी वेस्ट हीट है। लेकिन काफ़ी बड़ा हिस्सा एग्जॉस्ट में निकल जाता है, यानी कि जो आप कंबशन करके जो बाय प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो उसमें बहुत एनर्जी है। वो टेम्परेचर और प्रेशर के माध्यम से वहाँ पे एनर्जी वेस्ट कराता है। और ये समझिए कि इंजन कितना पावरफुल आप बना सकते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका लीटर कितना है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मान लीजिए आपको 100 हॉर्स पावर चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। आपको 1000 चाहिए, उसके हिसाब से बड़ा बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका सीधा मतलब हो जाता है कि आप जितना ज़्यादा पावर चाहते हैं उतना बड़ा इंजन बन जाएगा, घूम फिर के आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्योंकि जितना ये वर्ल्ड वॉर के मतलब समझिए वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के इंजन्स में, अर्ली टाइम में जब टर्बोज नहीं थे तो बहुत बड़े बड़े इंजन बनते थे। इससे मतलब इतना ही पावर आप इससे आधा वजन या एक चौथाई वजन में आप ला सकते हैं आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया कि ये टाइम में चलता था नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, यानी कि वो हवा से डायरेक्ट सक कर रहा था, फोर्स इंडक्शन नहीं था। तो कैपेसिटी जो होती थी सिलेंडर की डायरेक्ट होता था कि भाई ये 5 लीटर का इंजन है तो 5 लीटर का पावर देगा। अब हो गया कि आप 5 लीटर का फिजिकल इंजन है और उसमें 10 लीटर का पावर निकाल सकते हैं। तो ये समझने वाली बात हो गई कि हम लोग अब वो बाईपास कर सकते हैं लिंक। और ये समझिए कि इस समय प्रॉब्लम था क्यों था। प्रॉब्लम इसलिए कि हवा जो है कमज़ोर कड़ी होता है, यानी कि आपका चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल, उसमें बहुत एनर्जी होता है। वो आप अगर जला पाते तो बहुत निकले। आप वही सोचिए मतलब पेट्रोल डीजल का ही मतलब समझिए रिलेशनशिप में आता है आपका केरोसिन, उसी से रॉकेट इंजन चलते हैं। तो पावर की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है हवा। हवा क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है, तो आपको हवा बहुत डालना पड़ेगा। इसीलिए मतलब हम लोग को टर्बो चार्जर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वही समझिए एग्जॉस्ट में बहुत एनर्जी वेस्ट हो रहा है। दूसरा कि अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो बहुत बड़ा इंजन बनाना पड़ जाएगा अगर नेचुरली एस्पिरेटेड रखना चाहते हैं तो। और हवा ही कमज़ोर लिंक है, क्योंकि उसी के कारण आप ज़्यादा पावर में मतलब फ्यूल नहीं चला सकते। आप सोचो ना कि क्यों ना मैं फ्यूल को ज़्यादा पावरफुल बना दूँ। पाते कि फ्यूल जैसे एथेनॉल बहुत कम पावर का फ्यूल है, लेकिन उसको लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो अल्कोहल ग्रुप का फ्यूल है, उसमें ऑक्सीजन खुद का रहता है तो वो जल पाता है। ऐसा क्यों? बात वही समझिए कि उससे ज़्यादा पावर आपको डीजल और पेट्रोल में मिलना चाहिए, और मिलता भी है अगर इंजन अच्छे से चल रहा है तो। लेकिन बात है पेट्रोल को चलाने के लिए काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए और डीजल को तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और एटमॉस्फेयर में आपका सिर्फ 21% का कॉन्सेंट्रेशन है। तो यही समस्या है। तो टर्बो चार्जर इसको सॉल्व कैसे करता है? टर्बो चार्जर मतलब किसी को समझ में आया कि भैया जब एग्जॉस्ट गैसेस निकल रहा है तो उसमें बहुत एनर्जी है, बम बम मात्रा में एनर्जी है, और ये सब अनयूज्ड है, आप बस बाहर छोड़ दे रहे हो। आवाज़, टर्बुलेंस और हीट के माध्यम से वो बस बाहर निकल जा रहा है। तो क्यों ना उसको इस्तेमाल करें। तो कितना हीट हो सकता है आप समझिए। कुछ कुछ इंजन का एग्जॉस्ट हीट 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर तक जा सकता है, या उससे भी ज़्यादा जा सकता है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। तो समझिए है मतलब अच्छा खासा एनर्जी है वहाँ पे। तो हिसाब यह है कि उस एनर्जी से टरबाइन क्यों ना चलाया जाए। जैसे कि आपका विंड मिल कैसे चलता है, उस पे हवा पड़ता है वो घूमता है। तो किसी को आइडिया आया कि आपके जो एग्जॉस्ट है उससे एक टरबाइन क्यों ना चलाया जाए। आपने टरबाइन चला दिया, अब उससे होगा क्या? टरबाइन चलने से आप उसमें एक शाफ्ट लगाते हो, एक डंडी लगाते हो, ये जिसे हम लोग कहते हैं शाफ्ट। अब ये शाफ्ट क्या करता है कि कंप्रेसर वाले साइड को चलाता है। एग्जॉस्ट से आपका ये एनर्जी निकाल रहा है और इनटेक में एनर्जी ऐड कर रहा है, यानी कि वो हवा को कंप्रेस कर रहा है। इससे होता है कि जो आपका एयर जा रहा है, हवा का एक मतलब झोंक जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं, पल्स में साइकिल्स होते हैं ना, तो इसे हम लोग कहते हैं चार्ज। एक हवा का चार्ज जो आप भेज रहे हैं, वो उसमें आप कितना मात्रा में ऑक्सीजन है वो बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कितना मात्रा में हवा डाल रहे हैं वो आप बढ़ा दिए। मतलब सोचिए आप हवा ज़्यादा ठूस रहे हैं। ऐसे वो सिर्फ 1 लीटर का मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट था तो 1 लीटर ही जा रहा। आप कंप्रेस्ड एयर इनटेक डाल दे रहे हैं उसमें, तो वो आराम से 1 लीटर में आप 2 लीटर का हवा कंप्रेस करके डाल दे रहे हैं। तो उसमें जितना ऑक्सीजन अवेलेबल है कंबस्शन के लिए वो बढ़ जाता है। तो इसी के माध्यम से आप छोटा ही लीटर्स में, मतलब 4 लीटर का ही इंजन में आप बहुत ज़्यादा पावर निकाल सकते हैं। तो यही हो गया टर्बो चार्जर का। और ये काम करने के लिए एनर्जी आ रही है एग्जॉस्ट के मतलब वेस्ट एनर्जी से, यानी कि आपका इंजन का पावर ये कम नहीं करता है। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में सबसे पहले ये लोग समझ गए कि अगर हवा कंप्रेस करके डालते काफ़ी बम बम हो जाए, लेकिन शुरू शुरू में लोग कोशिश करते थे डायरेक्ट ड्राइव करने का, यानी कि जिसे हम लोग सुपर चार्जर कहते हैं। तो वो डायरेक्टली क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता, तो मतलब समझिए काफ़ी हॉर्स पावर वो चूसता था इंजन से। 50 हॉर्स पावर चूसता था, 300 हॉर्स पावर डालता था। तो मतलब थोड़ा सा लॉस होता था। यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, क्योंकि एग्जॉस्ट आपका ऐसे ही बाहर जा रहा है, वेस्ट ऐसे ही हो रहा है, उससे निकाल, तो ये फ्री में एनर्जी ऐड करता है। तो टर्बो चार्जर ये आपका सिस्टम हो गया।
अब बात करते हैं उसमें कोई इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहला बात होता है कि अगर आप हवा कंप्रेस करते हो, तो वो तो कंप्रेस हो गया ना, कंप्रेस होने का मतलब क्या होता है, वो हीट अप हो जाता है और दूसरी बात उसके बगल में बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ भी है। तो वो दोनों के कारण जो एयर चार्ज आ रहा है अंदर वो बहुत हीट है, तो उसको चाहिए इंटरकूलर। इंटरकूलर के बिना ये टर्बोचार्जर कोई खास काम कर नहीं होगा। इंटरकूलर उसमें से काफ़ी गर्मी निकाल देता है, तब जाके अब आपके पास ठंडा डेंस हवा चाहिए। ये अब आपका जाता है मेन चेंबर में। ये अगर एफिशिएंट नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब रहा बात कि ये है टरबाइन, ये फिजिकल मास है जो घूम रहा है, स्पिन कर रहा है और कुछ-कुछ केसेस में जैसे F1 इंजन के केसेस में ये आराम से 1 लाख आरपीएम से ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से समझिए स्पूल अप और स्पूल डाउन टाइम होता है, यानी कि कितना स्पीड से वो आरपीएम पकड़ेगा, कितना स्पीड से वो आरपीएम स्लो करेगा। दोनों जो है उसका टाइम बहुत लगता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं टर्बो लैग, यानी कि आप एक्सीलरेटर दबा दिए, धड़धड़ा के फ्यूल तो भेजा जा सकता है, लेकिन मतलब जो आपका टरबाइन है वो तुरंत स्पूल अप हो ही नहीं पाएगा। फिजिक्स उसे मना नहीं कर रहा है कि भाई गैस से मतलब कपलिंग करना, उतना गैस है वो उतना तुरंत एनर्जी डंप नहीं कर पाएगा, टाइम लगता है। कुछ-कुछ सेकंड तक लगते थे पुराने वाले डिज़ाइन में। आजकल काफ़ी एफिशिएंट हो गया है और बेयरिंग्स भी काफ़ी लो फ्रिक्शन हो गए हैं, तो काफ़ी जल्दी स्पूल अप होता है। लेकिन अभी भी टाइम है, मतलब एक्सीलरेटर दबाए, धड़ाक से वो एनर्जी नहीं देगा। आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, फिर एक लगेगा हाँ, एनर्जी आ गया। और ये उल्टा भी होता है, जब आप मतलब एक्सीलरेटर छोड़ते हैं, तो ये तो कंप्रेस कर रहा है, वो अभी भी कंप्रेस करता रहेगा। साइड इफेक्ट हो जाता है कि भैया यहाँ ब्लो बैक करने लगेगी, ज़रूरत से ज़्यादा हवा कंप्रेस कर रहा है, समझ रहे? सील्ड लूप में वो कंप्रेस कर रहा है, उससे टरबाइन को डैमेज होगा। तो यहाँ पे एक ब्लो वैल्व खोल दिया जाता है कि एक वाल्व से बाहर निकाल दिया जाता है हवा कि भैया तुम बाहर जाओ। मतलब हो गया ना, ऑब्वियसली जितना प्रेशर है वो रहने छोड़ दिया जाता है। तो दोनों करना होता है आपको कि लैग जो है स्पूल अप और स्पूल डाउन दोनों के टाइम में आपका जो लेटेंसी है वो आपका इंजन का रिस्पॉन्सिवनेस को खराब कर देता है। इसीलिए काफ़ी कई बार अभी भी लोग टर्बोचार्जर ही के जगह पे सुपर चार्जर प्रेफर करते हैं। सुपर चार्जर मतलब एक्सीलेटर दबाओ, धड़धड़ा के वो दे देगा, उसमें लैग नहीं होता। जहाँ पे आपको चाहिए कि रिस्पॉन्सिवनेस परफेक्ट हो, वहाँ पे आप सुपर चार्जर यूज़ करोगे। जहाँ पे है कि बेस्ट पावर चाहिए, वहाँ पे आप टर्बो चार्जर यूज़ करोगे। और टर्बो चार्जर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि ये वाइड रेंज आरपीएम पे नहीं काम करता है, यानी कि इसको आप डिजाइनिंग के टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे बनाया जाता है। बनाया ऐसा जरूर जा सकता है कि बहुत एनर्जी निकाल दे, बहुत बढ़िया से कर, लेकिन बात है इंजन कभी वैसा फिक्स लोड पे नहीं चलता है। इंजन में हमेशा आरपीएम चेंज होता रहता था, तो बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म लगता है। जैसे कि आपका कंप्रेसर है, उसमें आपका ब्लो ऑफ वाल्व रहेगा, क्योंकि बता रहे बहुत ज़्यादा अगर आपने जैसे थ्रॉटल बॉडी बंद किया, ऑब्वियसली वो रिबाउंड मार जाएगा, तो ब्लो बैक वाल्व दे दिया जाता है। फिर आपका हो जाता है जब आप मान लीजिए इंजन में 10,000 आरपीएम है, उसका एग्जॉस्ट से आप चला रहे हैं, अब आप 15,000 आरपीएम पे आ गए। बात एग्जॉस्ट तो आपका अभी भी हाई पावर है ना, और अब वो और ज़्यादा हाई पावर है क्योंकि 10,000 आरपीएम का एग्जॉस्ट एक्स था, 15,000 आरपीएम का एग्जॉस्ट उससे ज़्यादा पावरफुल होगा। कितना वो डिपेंड करता है परसेंटेज कितना है। लेकिन अब साइड इफेक्ट है कि अब अगर टरबाइन चला तो टरबाइन ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेशन कर देगा, तो वहाँ पे भी आपको एक ठो वेस्ट गेट डालना पड़ता है, जो कि भैया चिल हो जाओ, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इश्यूज़ हैं टर्बो में, ऐसा नहीं कि बस आप कुछ भी कर लो। स्पूल अप स्पूल डाउन तो छोड़ दीजिए, इंटरकूलर आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपको उसका जो आरपीएम है उसको मैनेज करना बहुत बड़ा फजीयत हो जाता है। इसीलिए 2 वाल्व दिए जाते हैं और कुछ-कुछ केसेस में एक टरबाइन से काम नहीं चलता। एक छोटा टरबाइन डालते हैं जो लो आरपीएम पे अच्छा से इंजन को चलाता है, और एक बड़ा देते हैं जो बड़े आरपीएम पे चलाता है, यानी कि आप फुल मैक्स पावर पे चल रहे हैं तो करते हैं। तो यही समझिए कि और अगर बूस्ट पे कंट्रोल नहीं रखा जाए, जैसे कि वेस्ट गेट नहीं रखा जाए, चांसेस है कि ये इंजन उड़ा देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर होता है। मतलब आप सोचिए ना, आप चाह तक क्या रहे हो कि आरपीएम बढ़े, तो ठीक है आपने आरपीएम बढ़ा दिया, उसके बाद एग्जॉस्ट में तो और पावर आ गया ना, अब वो और पावर से और टरबाइन को कंप्रेस करेगा। कंप्रेसर बोलेगा भैया ठीक है हम कर देते हैं कंप्रेस। इंटरकूलर मान लीजिए हीट निकाल देता है, जो चार्ज जाने लगेगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। डीजल इंजन में बहुत पुराने टाइम में जब इस तरह के मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होते थे, तो रन अवे इफेक्ट तक आ जाता था, यानी कि इंजन खुद ब खुद को स्वाहा कर देता था। तो ये समझने वाली बात है। ऐसा नहीं कि बस टर्बो लगा दिया हुलुलुलु हो गया, नहीं भैया, कुछ संभाल के लगाना होता है, कंट्रोल भी बहुत अच्छे से करना होता है। नहीं करेंगे तो गए आपके इंजन। तो आया एनर्जी रिकवरी का ज़माना, जिसके लिए मैंने इसको हाइब्रिड टर्बोचार्जर का नाम दिया है। तो किसी को हिसाब आया कि अगर एक्चुअली इंजन पे आप ध्यान दें, मतलब आप इंजन बनाना चाहते हैं और आपका सिर्फ एक काम है, भैया टर्बो को अति बम बम पावर दो, मतलब टर्बो से मेरे को कोई लेना नहीं है, बस पावर निकालो। टर्बो जो घूम रहा है उसमें मुझे को हॉर्स पावर चाहिए, मतलब कई किलोवाट का एनर्जी उसमें होना चाहिए। आप आराम से ऐसा बना सकते हैं बिना माइलेज खराब किए हुए कि वो बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है, जो आपको वेस्ट गेट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया कि हमारे पास पावर है, एनर्जी है, वेस्ट करने के बाद भी एनर्जी बच रहा है, तो क्यों ना उसे यूज़ कर लिया जाए। जो हम लोग वेस्ट गेट से ओपन करके ब्लीड कर रहे हैं एक्सेस गैस पावर को, क्यों ना उसे यूज़ कर लिया जाए। तो हिसाब वही आता है कि वहाँ पे आप एक मोटर जनरेटर यूनिट लगाएंगे, यानी कि आपका एग्जॉस्ट साइड हो गया, कंप्रेसर साइड हो गया, दोनों के बीच में मोटर जनरेटर यूनिट लगा, या किसी किसी केस में पीछे लगा दे, जो आपका डिज़ाइन सपोर्ट करना कीजिए। अब यहाँ पे ये फायदा होता है कि मोटर जो है आपको टर्बो लैग हटा देते हैं, यानी कि आपने एक्सीलेटर दबा, कंप्यूटर सीधे थ्रॉटल का पोजीशन के साथ मोटर को बोला भैया तुम स्पूल अप करो, मोटर फिजिकली कनेक्टेड हो, वो तुरंत स्पूल अप कर दे, यानी एक्सीलेटर दबाए, धड़धड़ा के आपकी गाड़ी पिकअप पकड़ लिया। F1 में यूज़ किया जाता है, तो उससे आपका टर्बो लैग खत्म हो गया। ठीक है, अब रहा बात कि जब आपने आरपीएम बढ़ा दिया, टर्बो कंप्रेसर आया, अब ये मोटर की जगह पे खुद ब खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गया, बम बम काम कर रहा है। बात है आपका आरपीएम अब भागना शुरू हो जाएगा कि भैया 10,000 आरपीएम है,
12,000 आरपीएम है, 15,000 आरपीएम है। ये तो अभी और बम बम हो रहा है। अब यहाँ पे वेस्ट हीट खुलने की जगह पे बोलता है कोई बात नहीं, इस मोटर को जनरेटर की तरह चलाओ, इससे एनर्जी निकालना शुरू करो, इस पे लोड डालो बेसिकली। जैसे ही लोड इस पर डाला जाता है, धड़धड़ा के वो एनर्जी को ठंडा करता है, आरपीएम भाग नहीं पाता, लोड है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आप एनर्जी निकाल ले रहे हो, वो एक्सेस एनर्जी वाला समस्या खत्म हो जा रहा है। आपको ब्लीड अभी भी करना पड़ सकता है, ऑब्वियसली परफेक्ट कोई मैकेनिज्म नहीं होता, लेकिन अब आपको ब्लीड काफ़ी करने की जगह थोड़ा सा ही ब्लीड कर लेते हैं, काम हो जाता है। तो यही समझिए, ये F1 2016 के आसपास में टर्बो से आपने पूरा स्पूल करके निकाल दिया, बम बम टर्बो एनर्जी दे रहा है आपको, और उसका एनर्जी रिकवरी यूनिट में, जो कि पहले सिर्फ ब्रेकिंग पावर पे चलता था, अब उसको टर्बो से जोड़ दिया गया है कि भैया टर्बो से वो पावर निकाल रहा है, टर्बो से आपका स्पूल अप टाइम स्पूल डाउन टाइम संभाल ले रहा है, और एक्सेस होने नहीं दे रहा कि भैया एक्सेस पावर हम संभाल लेते हैं। वेस्ट किट अभी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाए तो मतलब जनरेटर का भी एक लिमिट है, और उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। ये मर्सिडीज़ जो है, इस पे काफ़ी बड़ा इसका अचीवमेंट हो गया है, क्योंकि बात है कंपनी, काफ़ी सारी कंपनी कर रही है। जैसे यहाँ रेड बुल का मैं दिखा रहा हूँ, ये मर्सिडीज़ का दिखा रहा हूँ। मतलब ये लोग एक्चुअली पहुँच गए हैं जहाँ 50% इफिशिएंसी क्रॉस करके है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा बात है। क्यों? एवरेज गाड़ी 30% में रो देता है, ये 50 क्रॉस कर गए हैं, मतलब ये चला रहे हैं। मतलब और आप बोलोगे कैसे जानते कि वो एग्जैक्टली बस बढ़ा चढ़ा के वाली बात है। F1 में फ्यूल नाप के दिया जाता है, आपको गाड़ी का मास पता है, गाड़ी का स्पीड पता है, टाइम पता है, सब आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। जिस स्पीड पर मर्सिडीज चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी सब बहुत पीछे हैं, बाकी सब भी 50 पहुंच गए। वो मर्सिडीज तो क्लेम करा है मिनिमम 50% कि भैया हम 50% इफिशियंसी पे चलेंगे। आप सोच लीजिए कि हम लोग 150 साल से मेहनत कर रहे हैं, और अभी तक हाई तौबा करने के बाद भी 30-34% जाते हैं, और रियल वर्ल्ड में 30 के अंडर रहते हैं। ये रियल वर्ल्ड F1 रेस ट्रैक में 50% क्रॉस कर रहे हैं। तो यही इसीलिए इसे एनर्जी रिकवरी कहते हैं, इसलिए F1 इसे थर्मल एनर्जी रिकवरी सिस्टम कहता है, क्योंकि जो गैस में प्रेशर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो प्रेशर आ रहा है हीट से। मतलब कंबशन का बहुत सारा एनर्जी तो आपका पिस्टन खा लिया, लेकिन अभी भी बहुत बचा हुआ है, वो आपका ये निकाल लेता है, चूस के निकाल देता है। तो इसी को हम लोग एनर्जी रिकवरी कहते हैं, और ये अगर अच्छे से किया जाए तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी निकालता है। जैसे बोलो मर्सिडीज़ का सोच लीजिए, अगर वो लोग ट्रक बनाने लग जाए तो लिटरली माइलेज बढ़ा देंगे, वो लिटरली माइलेज बढ़ा देंगे टर्बोचार्जर डाल के। तो बात होता है इस भविष्य में क्या होना। तो यहाँ पे समझिए मरीन एनवायरनमेंट में ये बम बम यूज़ होगा। ऐसा क्यों? मरीन इंजन जो होते हैं ना, वो सब काफ़ी लो आरपीएम रहते हैं, लेकिन उनको जनरली हैवी फ्यूल ऑयल पे चलते हैं, डीजल से भी हैवी पे चलते हैं, तो जनरली वो सब टर्बो चार्जर पे ही चल रहे हैं। अब बात है उनका टर्बो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और उसका आरपीएम थोड़ा कम होता है। जैसे कि F1 का ऑब्वियसली छोटा है, आरपीएम बहुत ज़्यादा रहता है, बड़ा रहता है आरपीएम कम रहता है। बड़े वाले का आरपीएम अराउंड 10,000 आरपीएम तक ही जाता है, या उससे थोड़ा ही ज़्यादा आगे पीछे होगा। छोटे वाले F1 तो 1 लाख तक चले जाते हैं। तो मरीन इंजन कांस्टेंट पावर पे काफ़ी टाइम तक रहता है, यानी कि कुछ कुछ केसेस में इंजन 1 महीने तक एक पावर लोड पे चल रहा है। वो बनाया जाता है, इंजन उस तरह से बनाया जाता है, इसीलिए उस सबके आरपीएम कम रखे जाते हैं ताकि वो सस्टेन कर सके। तो वहाँ पे फिक्स पावर होने के कारण है कि क्यों ना उसके टर्बो में आप ऐसा कर दो कि टर्बो फुल पावर निकाले एग्जॉस्ट से पूरे, और उसको ब्लीड ऑफ करने की जगह पे सीधे वो जनरेटर चलाए। तो ये कुछ कंपनीज ने कोशिश किया, जैसे मैंने मित्सुबिशी का इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री का दे दिया, ये आजकल आने लगा है। मतलब मर्चेंट फ्लीट में आने लगा है, कंटेनर शिप्स में आने लगा। उसमें हिसाब वही रहता है कि टर्बो तो आपका अभी भी बहुत पावर दे रहा है, एक्सेस पावर रहा है, तो ये पता है इससे थोड़ा सा वो पावर निकाल देता है। कितना पावर निकालता है? मतलब एक इंजन का जो मैंने नीचे एग्जांपल दिया वो हूँ, ये लोग करीब मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट निकाल रहे हैं, 1-2 किलोवाट नहीं, हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट। उसका क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है ना कि ये जितने भी मर्चेंट शिप है उसमें मेन प्रोपल्शन इंजन है और छोटा ऑक्सिलरी जनरेटर रहता है। वो ऑक्सिलरी जनरेटर में वो चालू करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इसी से एनर्जी निकाल ले रहा है। मतलब कि पूरा एक इंजन बंद है, और मतलब समझिए वेस्ट एनर्जी से ये इतना एनर्जी रिकवर कर लेगा कि भैया ऑक्सिलरी जनरेटर नहीं चलाना पड़ रहा है। साइड इफेक्ट मतलब उसका ये सीधा सीधा एक वॉयज में कितना फ्यूल खपत हो रहा था वो कम हो जाता है, कितना CO2 इमिट हो रहा है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी, और दूसरी बात इसका एक और एडिशनल फ़ायदा भी है कि ये सब मतलब जनरेटर्स जो है, मतलब जो इंजन है उसको स्टार्ट करने में बहुत तिगड़म लगता है, तो ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर लगता है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सर आपका टर्बो ही कंप्रेसर के तौर पे बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो मोटर एंड जनरेटर यूनिट है, तो मोटर के तौर पे चलाइए, कंप्रेस कर दिया, स्टार्ट हो गया इंजन, खुद ब खुद वो अब जनरेटर के तौर पे एनर्जी निकालिए। तो ये बहुत बड़ा इससे फ़ायदा हो रहा है। मरीन इंडस्ट्री में सब लोग कूद रहे हैं, और यहाँ तो मतलब कुछ मोटर जनरेटर यूनिट, फ्लेक्सिबल कंप्रेसर इम्पेलर, टर्बाइन ब्लेड्स हैं, और सब सिस्टम का, और ये है मर्सिडीज़ वाला सिस्टम। मतलब यहाँ टरबाइन में ये समझिए साइड से जोड़ रहे हैं, इसमें ये दोनों में बीच में डाले हैं मर्सिडीज़ वाले में। और मर्सिडीज़ वालों को कहना था कि वो हॉट साइड कुछ ज़्यादा हॉट होता है, तो अगर उससे हम लोग जनरेटर दूर करते हैं, पहले जनरेटर को भी ठंडा करना पड़ेगा ना, तो अगर जनरेटर दूर रहता है तो ठंडा सा नहीं होता, और इनकमिंग एयर और ठंडा रहता है, तो उससे बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। इसीलिए उसकी ग्रैंड टोटल इफिशियंसी बहुत बढ़ गई है। ये सब भी मतलब समझिए लोग अब इसलिए नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को आप पर्यावरण नहीं बेच सकते कि भैया तुम ये करो क्योंकि पर्यावरण का फ़ायदा होगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन आप किसी मर्चेंट फ्लीट के पास जाइए, फ्लीट ओनर जो लोग हैं, देखिए सर आप ये लगा दीजिए, आप बोलिएगा उनसे इससे CO2 बचेगा, कोई इसको लेना देना नहीं। आप बोलिए सर आपका जो ऑक्सिलरी जनरेटर चलता है ना पूरा वॉयज के दरमियान,
वो समझिए सर सिर्फ बैकअप या इमरजेंसी में चलाना पड़ेगा, ऐसे आपको चलाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, और सब मेन माइलेज, अरे सर मेन माइलेज और बढ़ जाएगा क्योंकि आप फाइन ट्यून कर पाएँगे इसको, मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, जितना भी कंट्रोल फैक्टर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्पूल अप, स्पूल डाउन टाइम सब कंट्रोल कर पाएँगे सर। बोले चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। ऐसा आप वही समझिए, ये टेक्नोलॉजी जो है मतलब डेवलप बहुत जगह पे पैरेलली हो रहा है। मर्चेंट तो इस पे कूद पड़े हैं, F1 इसको कर दिया और इसमें मर्सिडीज़ बोल रहा है कि अब हम इसे धीरे-धीरे मतलब नॉर्मल फ्लीट में डालेंगे। मुझे ट्रक्स में इसका बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है। लेकिन देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि समझिए मरीन इंडस्ट्री तो इस पे कूद पड़ी है कि भैया ये फ़ायदेमंद है। F1 तो पूरा इसी पे चल रहे हैं और अब उसे बैन करने में बात हो रहा है क्योंकि F1 है, हुलुलुलु हमसे मत पूछिए उसमें कि नहीं भैया लोग कुछ ज़्यादा बोरिंग हो गया है रेस क्योंकि ओवरटेक नहीं कर पाते, जो भी है। तो वही समझिए, ट्रक में भी इसका काफ़ी बड़ा, जहाँ पे भी इंजन 1 हॉर्स पावर पे काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, वहाँ आप ऐसा आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं कि बूस्ट पूरा बूस्ट रहे और उससे एनर्जी आप थर्मली निकाल सको, कि ना कि ये रहे कि अरे भैया थोड़ा सा छोटा सा टर्बो दो ताकि स्पूल अप करे फिर बाईपास करो, ना ना ना, बम बम टर्बो दो, अति बम बम मोटर जनरेटर यूनिट दो, अब बम बम पावर निकालो उससे। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं कि मतलब पूरा इंजन में कई सौ किलोवाट, 700 किलोवाट एनर्जी आप बाहर से निकाल ले रहे हो। आपको ज़रूरत ही नहीं, सर 700 किलोवाट कहाँ से आ रहा है? अरे सर वो एग्जॉस्ट से आ रहा है। फ्यूल घट भी नहीं रहा आपका क्योंकि वेस्ट एनर्जी आपकी कम हो जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा है, छोटा सा डेवलपमेंट है जो आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा असर करेगा। देखिए आने वाले टाइम में शायद हो भी सकता है कि आप कार जो खरीदें उसमें ये भी हो, या बस ट्रक में तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा इसका। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हाइब्रिड टर्बोचार्जर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।